भाई पावर और परफॉर्मेंस का अंदाज़ा तो आप इसी चीज़ से लगा सकते हो कि देखो। वेलकम टू द व्लॉग। आज मैं अपनी गाड़ी के मतलब एंटॉर्क का लगभग 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मेरी एंटॉर्क को, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लगभग 48,000 किलोमीटर चल चुकी है। देखो मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो 47,979, मतलब लगभग 48,000 किलोमीटर चलने वाली है। तो आफ्टर 3 ईयर्स 48,000 चलने के बाद भाई क्या दिक्कत आती है इसमें, मेरे को क्या क्या दिक्कत हुई है और मैंने क्या क्या बॉडी पार्ट्स इसके चेंज करवाए हैं, और मैं किसको कैसे कैसे मेंटेन कर सकता हूँ ताकि ये अपनी परफॉर्मेंस और पावर जो है अपनी अच्छी बनाए रखे, है ना। तो ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को। बाकी अपना ये जो मॉडल है ये 2021 का मॉडल है, एंटॉर्क रेस एडिशन 125। सफाई पे ध्यान मत देना भाई, क्योंकि थोड़ा सा गंदा तो हो ही जाता है, बट बाकी अपनी एंटॉर्क कुछ ऐसी दिखती है। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन भी करवाए हैं। मॉडिफिकेशन क्या है कि हमने LED बल्ब चेंज करवा रखे हैं इसमें, और एक ब्लिंकर लगवा रखा, और हाँ एक एक्स्ट्रा हॉर्न लगवा रखा है। बाकी मैंने ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करवाए हैं। हाँ मेरे को करवाने हैं, वो बात अलग है, बट अंदर से हमारी एंटॉर्क कसम से बता रहा हूँ एकदम फिट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होती है हम लोग होने के तुरंत बाद ठीक करवा लेते हैं उसे, तभी ये 3 साल के बाद भी अभी नई जैसी चलती है और इसकी परफॉर्मेंस एकदम अच्छी है। तो अभी चलते हैं, इसको राइड करते हैं, और मोटो व्लॉगिंग के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को क्या प्रॉब्लम आई है और मैंने उसका कैसे सॉल्यूशन किया है। तो ठीक, तो एंटॉर्क की 3 खास बात है। पहला ये कि इसका एक इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 125 सीसी का इंजन जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके साथ साथ बहुत लंबे समय तक एक अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखती है। और एक चीज़ और है, इसकी एक हैंडलिंग जो है, इसकी हैंडलिंग इतनी स्मूथ है, इतनी कंट्रोलेबल है कि आप अगर चाहें ना, आप अगर दोनों हाथ भी छोड़ देंगे ना तो भी भाई एकदम मस्त चलेगी, एकदम सीधी चलेगी, ये नहीं कि कहीं इधर उधर भाग जाएगी। तो इसकी हैंडलिंग एक नंबर है। भाई पावर और परफॉर्मेंस का अंदाज़ा तो आप इसी चीज़ से लगा सकते हो कि देखो 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी ये लगभग 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, फिर भी भाई ये अपनी टॉप स्पीड पे चल रही है। मेरे साथ मेरा भाई बैठा हुआ है मेरे पीछे, और हम 2 लोग बैठे हुए हैं स्कूटी पे, तब भी ये अपनी टॉप स्पीड पे चल रही है भाई। तो इससे इसकी पावर का और इसकी परफॉर्मेंस का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और रही बात हैंडलिंग की, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है, आप इसकी हैंडलिंग भी देख सकते हो। देखो ये इसकी हैंडलिंग है, देखो ये इसकी हैंडलिंग है। इसकी मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि भाई इसका हैंडल इतना स्मूथ है और इतना स्टेबल है ना कि आप हाथ छोड़ के भी चला सकते हो। हाथ छोड़ के चलाने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप हाथ छोड़ के चलाएं, मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि इसका जो हैंडल है, जो है इसकी हैंडलिंग है, वो काफ़ी स्मूथ और स्टेबल है। इसी के साथ में मैं दूसरी स्कूटियों की बात करूं तो भाई दूसरी स्कूटी में चाहे वो 125 सीसी की क्यों ना हो दूसरी स्कूटी, बट ऐसी पावर, ऐसी हैंडलिंग कंट्रोल और ऐसी इंजन की पावर और ऐसी परफॉर्मेंस लंबे समय तक टिकी रहना भाई बहुत मुश्किल है। दूसरी स्कूटियों में मैंने आज तक नहीं देखा, एंटॉर्क में ही है जो कि अब तक ऐसी चल रही है। तो भाई पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैंने पिछले 3 सालों में मेरे को एंटॉर्क में क्या क्या चेंज करवाना पड़ा है, जो कि पार्ट बिल्कुल ख़राब हो गया है या फिर डैमेज हो गया। तो सबसे पहले तो भाई फ्रंट और रियर टायर मैंने चेंज करवाए, जो कि लगभग 10 से 12 महीने के बीच में ही ख़राब हो गए थे दोनों। हालांकि ये भी हो सकता है कि मुझे ज़्यादा नए में अंदाज़ा नहीं था कि कैसे मेंटेन करके रखनी चाहिए, कितनी इसमें PSI लिमिट कितनी रखनी चाहिए, कितना प्रेशर रखना चाहिए, ये मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मैं ज़्यादा रखता था, जिससे कि मेरे टायर जो है एंटॉर्क के फूल गए थे, तो मेरा बैलेंस जिससे कि ख़राब होता था। तो भाई मैंने दोनों टायर चेंज करवाए। तो अगले में तो मैंने TVS का ओरिजिनल वाला टायर लगवाया जो कंपनी से आता है, बट बैक साइड वाला जो मेरा टायर है वो मैंने एंटॉर्क का ना लगवा कर MRF का लगवा रखा है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप TVS का ही टायर लगवाएं, है ना, क्योंकि ओरिजिनल कंपनी से बना हुआ है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बैलेंसिंग के लिए। खासकर मैं इसमें अब तक टायर चेंज करवा चुका हूँ, और एक पार्ट है वन वे जिसे कहते हैं,
जो कि स्कूटी में जो फ़ैन है उसके जस्ट पीछे का एक पार्ट है जहाँ हल्का सा उसमें गैप आ गया था, मतलब प्ले आ गया था, तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ कर रहा था। तो एक तो मैंने वो पार्ट चेंज करवाया है। 3 साल हो चुके हैं तो भाई मैं 2 बार ब्रेक शू चेंज करवा चुका हूँ उसके पिछले टायर के, जो कि एक कॉमन सी बात है। हाँ, एक चीज़ है जो मैं गलती कर चुका हूँ एक बार, बट इस बार मैंने नहीं करी है। मैं इसकी बेल्ट जो है वो 2 बार चेंज करवा चुका हूँ। एक बार जब मैंने पहले चेंज करवाई थी तो वो बेल्ट जो है वो मैंने लोकल ख़रीदी थी किसी वेंडर से, बट क्या हुआ कि कहते वो लोकल बेल्ट ज़्यादा नहीं चली, वो 8 से 10 महीने में गैपिंग, क्रैक ये सब स्टार्ट हो गया था। तो मैंने अभी रिसेंट में इसकी ओरिजिनल टीवीएस से बेल्ट चेंज करवाई है। तो हाँ, कह सकते हो आप मैंने 2 बार इसकी बेल्ट चेंज करवाई है। और एक बार मैंने इसके अगले ब्रेक शू, पिछले 3 सालों में एक बार मैंने इसके अगले ब्रेक शू चेंज करवाए हैं जो कि घिस गए थे। मैंने ब्रेक शू चेंज करवाए हैं दोनों टायर के, दोनों टायर भी चेंज करवाए हैं, और एक वन वे चेंज करवाया है पूरा। 2 बार बेल्ट चेंज करवा चुका हूँ। और एक इसके अंदर एक पार्ट होता है जो कि रोलर टाइप के होते हैं, उसको शायद मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उस पार्ट को क्या कहते हैं, बट वो पार्ट आपकी जो एंटॉर्क की स्पीड है ना वो कम ज़्यादा करने के लिए होता है। वो जितने राउंड रहते हैं ना, आपकी एंटॉर्क की स्पीड उतनी ही सही रहती है, उतनी जैसे जितनी कंपनी से बोली गई है उतनी चलती है, मतलब सही चलती है। अगर वो पार्ट आपके घिस जाते हैं, वो रोलर घिस जाते हैं, तो एंटॉर्क की स्पीड भी कम हो जाती है और एंटॉर्क वाइब्रेट भी करने लगती है। तो ऐसा कुछ है। तो मैंने एक वो पार्ट चेंज करवाए हैं, वो ज़्यादा के नहीं 300-400 के आते हैं। 4 से 5 पार्ट मैंने एंटॉर्क के पिछले 3 सालों में चेंज करवाए हैं, जो कि मुझे लगता है कि यार ये कॉमन पार्ट्स हैं, जो कि और 3 साल एक लंबा टाइम होता है, क्योंकि मैं 1 महीने के अंदर 2000 किलोमीटर चला देता हूँ। मतलब एक दिन में मैं लगभग 60 किलोमीटर इसको राइड करता हूँ। ऑफिस के चक्कर में आना जाना जो है मेरे 60 किलोमीटर में होता है, तो लगभग 2000 में चला देता हूँ 1 महीने में। इसीलिए मैं 3 साल में अब तक इसको मैं 48,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ। जैसे कि मैं इसकी पावर और जो परफॉर्मेंस है वो बनाए रखने के लिए भाई मैं कैसे मेंटेन करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई मैं हर 2000 किलोमीटर चलने के बाद मैं इसकी सर्विस कराता हूँ, और सर्विस जो है मैं उसमें कोई भी इग्नोरेंस नहीं करता। 2000 किलोमीटर मतलब 2000 किलोमीटर पे मैं इसकी सर्विस करा देता हूँ। कभी कभी तो पहले हो जाती है, लेकिन वो बाद में नहीं होती। मतलब 2000 से कम होगा तो हो जाएगी, लेकिन 2000 से ज़्यादा होगा तो मैं उसको इग्नोर नहीं करता हूँ, पहले उसकी सर्विस करा देता हूँ, ताकि वो मेंटेन होके चले। ऐसा ना हो कि भाई सर्विस 2000 पे होनी थी 3000 तक मैं खींच के आऊँ कि नहीं चलो बाद में करा दूँगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसको मेंटेन करने के लिए भाई मैं हर बार सर्विस टाइम पे कराता हूँ। और जो मैं इंजन ऑयल इसमें यूज़ करता हूँ भाई वो कंपनी का ही होता है। हर बार मैं कंपनी से जाके लेके आता हूँ टीवीएस के शोरूम से, जो कि मेरे को इस बार पड़ा था 490 रुपये का। बाहर से मैं कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करता। और हाँ, सबसे बड़ी बात 35 से 40 के बीच में मेरे को माइलेज मिल रहा है अभी भी। मतलब पहले से थोड़ा बहुत 2 से 3 किलोमीटर में इतनी गिरावट आई है, ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। माइलेज इसका एकदम ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई पावर भी है ना। और मैं इसको इतनी जगह ले जा चुका हूँ इसकी पावर टेस्ट करने के लिए। भाई मैं इससे बहुत लंबी राइड कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं मसूरी जा चुका हूँ, नैनीताल, भीमताल, सातताल, मुक्तेश्वर। और भाई स्मॉल राइड्स तो मैं हर संडे को करता हूँ लगभग, जो कि मेरी 200 किलोमीटर तक की होती है अप डाउन में। तो उस हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। बट हाँ, अगर ऐसी बनाए रखनी है तो भाई आपको भी ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, सर्विस टाइम टू टाइम करानी पड़ेगी। और हाँ भाई, अगर आपको माइलेज में आपको बढ़ोतरी चाहिए, मतलब माइलेज आपको चाहिए कि यार कम दे रही है, तो भाई सबसे पहले तो आप इसकी जो टायर का जो प्रेशर है ना भाई, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपके माइलेज पे। तो इसके टायर के जो प्रेशर है वो हमेशा मेंटेन करके चलो। ये नहीं कि कहते हैं आगे कितना भी डाल दिया अपनी मर्जी से, पीछे कितना भी डाल दिया, नहीं, जितना कंपनी ने बता रखा है सिर्फ आप उतना ही डालो। 35 PSI प्रेशर जो है वो आप पीछे डालेंगे बैक टायर में, और अगले टायर में 25, मतलब 10 PSI हमेशा कम होगा पिछले वाले टायर से अगले टायर में। तो कुछ इस तरीके से आपको टायर प्रेशर मेंटेन करके रखना है, जिससे आपका माइलेज जो है वो एकदम ओके रहेगा। बाकी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे कि आपकी माइलेज और स्कूटी ठीक और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। बट ये कॉमन चीज़ें हैं, ये हमें करनी चाहिए। टायर प्रेशर भाई हमें हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, सर्विस हमें हमेशा करानी चाहिए टाइम पे, है ना। और सबसे बड़ी बात भाई, इसकी ब्रेकिंग सिस्टम और हैंडलिंग, ये दोनों ही ओके करके रखना है भाई आपको। इसमें एक ड्रम ब्रेक है जो कि पीछे की साइड है, और अगले में डिस्क है। स्कूटी है
इतने अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होते हैं इसके, बट आपको अगर वो मेंटेन करके रखोगे तो वो ठीक चलेगी, मतलब वो आपके लिए ठीक रहेगी, है ना। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ जो कि इंजन के लिए बेस्ट है, जो मैंने अभी रिसेंट में कराई है भाई। मैंने इसका ना इंजन फ्लैश करवाया है, डीजल से मैंने इसका इंजन फ्लैश करवा दिया है, क्योंकि भाई 48,000 किलोमीटर चल गई है ना, तो इसके जो भी इंजन में पार्ट्स होते हैं वो कई जगह से बहुत सारे पार्ट्स छोटे छोटे घिस गए होंगे, तो घिसने से छोटे छोटे कर्ण जो है वो आपके इंजन में रह जाते हैं, इंजन में नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब आप इसकी डीजल से इंजन फ्लैश करवाएंगे ना, तो वो छोटे छोटे पार्ट सारे क्लीन हो जाएंगे, जिससे कि आपका इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा और इंजन की जो हेल्थ है ना वो बहुत अच्छी रहेगी जब आप एक बार इंजन फ्लैश करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रहे कि जब भी आप इंजन फ्लैश करवाने जाते हैं ना, तो आप हमेशा इंजन ऑयल जो है वो थोड़ा सा महंगा ही ख़रीदें, मतलब कोई भी ऐसी लोकल सा ना डाल दें, या तो कंपनी का ऑयल डालें या कोई भी मोट्यूल का कोई भी ऑयल डाल दें जो कि सूटेबल हो आपकी एंटॉर्क के लिए, है ना। कोई भी ऐसा वैसा ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि जब इंजन फ्लैश होता है तो सारे पार्ट्स सूख जाते हैं डीजल से, जिससे भी हम हमारा इंजन फ्लैश करते हैं सारे पार्ट सूख जाते हैं, तो हमें उसको गीला रखना होता है ऑयल से। तो हमें इसलिए अच्छा ऑयल यूज़ करना है जब भी हम अपना इंजन फ्लैश करवाते हैं। तो ये तो हो गई भाई आपके इंजन की हेल्थ के बारे में, कि आपको इंजन अपना कैसे सही रख सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को अपना कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं ताकि वो अपनी फुल परफॉर्मेंस दे, है ना। बाकी हाँ, ऐसा नहीं है कि सारी इसमें अच्छाई है, बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। देखो, आप जब भी कोई स्कूटी ख़रीदते हैं तो देखो, सबसे पहली बात तो ये पूरी की पूरी फाइबर की बनी है। फाइबर में क्या होता है कि कहते हैं जब भी आपकी स्कूटी पहली बार या दूसरी बार जैसी खुलेगी ना, तो आपकी स्कूटी के जो पार्ट्स हैं वो ढीले होने मतलब लूज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे आपकी स्कूटी चलेगी ना वो लूज़ होने स्टार्टेशन होती है, आवाज़ नहीं होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। और दूसरा ये कि भाई तो इसके टायर जो हैं भाई छोटे हैं बाइकों के मुकाबले, बाइकों के टायर होते हैं बड़े बड़े, है ना, और इसके टायर हैं बहुत छोटे छोटे। तो ये छोटे से छोटे गड्ढे में ना आपको ऐसा पता लगेगा जैसे कि आपने खाई में गिरा दी हो अपनी गाड़ी। तो ये एक दिक्कत है स्कूटियों में, मैं सिर्फ एंटॉर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्कूटियों में प्रॉब्लम है। तो इसके वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मेरे को तो होती थी, जाहिर सी बात है मेरे को अभी भी होती है। तो भाई मैंने पिछले 3 सालों में मैंने क्या क्या पार्ट चेंज करवाए हैं अपनी स्कूटी में, मैंने वो बता दिए। कैसे मैं मेंटेन करके रखता हूँ मैंने वो बताया, ठीक है। कैसे आप माइलेज ठीक कर सकते हैं मैंने वो बताया, और हाँ, क्या इसमें कमी है मैंने वो भी बता दी। बट ओवरऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे को इतनी ख़ास प्रॉब्लम इसमें आई नहीं है, क्योंकि यार देखो, ये मेरी पहली स्कूटी है, ठीक है। मैं इसको मेंटेन करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है भाई, और सबको मेरे को लगता है कि कहते हैं भाई सबको जिसकी गाड़ी है, जिसने भी अपना कुछ भी लिया हो भाई, उसको मेंटेन करके रखना, उसको अच्छे करके रखना, उनको अच्छा लगता होगा। तो ऐसे ही मेरे को भी लगता है, तो मैं इसको मेंटेन करके रखता हूँ। कोई भी पार्ट अगर ख़राब होता है या कुछ प्रॉब्लम करता है तो मैं पहले ही उसको ठीक करवा लेता हूँ, ताकि वो और ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे खड़ी, है ना। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है मेरा। बाकी देखो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या चाहिए। मतलब स्कूटी नहीं ली और आप लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 125 सीसी में आप कोई भी, जैसे रेडर, इसका ही TVS का एक वर्ज़न है रेडर, TVS रेडर, वो आप प्रिफ़र कर सकते हो। देखो, उसमें फाइबर तो उसमें भी है, बट वो बाइक है, उसमें आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात है आपको उसमें माइलेज अच्छा मिलेगा उसमें रेडर में। इसमें भाई सिर्फ 35-40 का माइलेज मिलता है आपको रेडर में, पता है आपको लगभग 55 किलोमीटर पर लीटर आपको माइलेज मिल रहा है उसमें रेडर में, और इसमें कितना मिल रहा है, सिर्फ 35 से 40। तो भाई आपको रेडर मैं सजेस्ट करूँगा, आप जिसने नहीं ली है स्कूटी वो आप रेडर के लिए, या 125 सीसी की कोई भी बाइक जो भी नई आ रही है आप उसके लिए जा सकते हो। हाँ, अगर आपने ले ली है तो भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि ले लिया तो ख़राब है, नहीं। अगर आपने ले लिया तो कोई नहीं, आप इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने बताया आप वो कर सकते हैं। या उसके अलावा भी अगर आपको कुछ और लगता है कि आप हाँ कुछ कर सकते हैं कि भाई
माइलेज बढ़ाने के लिए, माइलेज मेंटेन करके रखने के लिए, स्कूटी को सही करके रखने के लिए अगर आपके दिमाग में भी कुछ है या आपको पता है तो आप वो मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं आप कमेंट में, ताकि मेरे को भी कुछ पता लगे, है ना। ये ऐसा नहीं है कि मेरे को ही सब कुछ पता है, जो मेरे को पता है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको भी कुछ लगता है कि भाई कुछ कमी है या फिर कुछ ऐसा है तो वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि मेरी भी हेल्प हो जाएगी। आफ्टर 3 इयर्स रिव्यू मैंने दे दिए हैं, जैसा जितना मेरे से हो सकता था मैंने उसका रिव्यू दे दिए हैं। अगर आप ले लोगे कोई भी चीज़ है, आप ले लोगे मेंटेन नहीं करोगे तो भाई वो आपको प्रॉब्लम करेगा, चाहे वो कितनी महंगी चीज़ हो, कितनी भी सस्ती चीज़ हो, प्रॉब्लम करेगी अगर आपने मेंटेनेंस नहीं रखा है उसका। तो सिंपल सी बात है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी कोई और भी कोई टॉपिक जो कि आपको लगे कि हाँ इस पर मेरे को वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे से बन पाती है तो मैं वो वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।